बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चैप्टर नंबर 15 के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए या ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए हम उस कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जिसका लिंक होता है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाते हैं, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस कंडक्टर में ईएमएफ या करंट जो है वो इंड्यूस हो जाता है। और उसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ का टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने इन दो रेल्स पर रखा हुआ है और ये दोनों रेल्स एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच हैं। गैल्वेनोमीटर को हमने करंट के फ्लो को चेक करने के लिए लगा रखा है। तो हमने ये सीखा था कि अगर ये कंडक्टर इन रेल्स के ऊपर मूव करता है और चूंकि ये कंडक्टर एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, तो जैसे ही कंडक्टर इस एरिया में मूव करेगा तो इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी, और फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होने से हमने सीखा था कि उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से उस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। तो आज के लेक्चर में हम उस ईएमएफ जो कि कंडक्टर में इंड्यूस होती है और उस फ्लक्स जिसके चेंज होने से ये ईएमएफ इंड्यूस होती है, हम ईएमएफ और चेंज इन फ्लक्स का आपस में रिलेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, और इसी को हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग कॉइल, यानी हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो सकता है, या फैराडे ने ये जो बात की थी वो कॉइल के लिए की थी कि अगर हमारे पास एक कॉइल है या एक लूप है तो उस लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी और उस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स या लूप्स उसने एन सपोज किए थे, उसने कहा एन लूप्स वाली कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इक्वल होगी किसके, नेगेटिव ऑफ एन टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जैसे आपने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और उस चीज़ को हम लिखते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये हमारे पास था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। और फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट ये कह रही है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ एक तो ये नेगेटिव साइन आएगा और साथ में लिखा है नेगेटिव ऑफ एन टाइम्स, यानी जितने लूप्स होंगे उस कॉइल के उनकी तादाद को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के साथ, यानी बन जाएगा एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास है एन टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, और ये नेगेटिव भी है तो यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। EMF induced in a coil of n loops is equal to negative of n times rate of change of flux with time through the coil। इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमने ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया है जिसमें मैंने आपको बताया ये दो रेल्स हैं और इनके ऊपर ये एक कंडक्टर मौजूद है, और इस कंडक्टर की हमारे पास जो लेंथ है उसको हम कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस कंडक्टर की लेंथ हमारे पास ये आ जाएगी कैपिटल एल। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है,
अब कंडक्टर की पहली पोजीशन है ये वाली, इसको हमने पोजीशन 1 बोला है। जब कंडक्टर यहाँ मौजूद है तो उस कंडक्टर का यहाँ से जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास ये x1 है। अब हम इस कंडक्टर को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं पोजीशन 2 पर। तो जैसे ही हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर लेके आएंगे तो कंडक्टर में से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। फर्ज कर लें अभी इसमें से कोई लाइन पास नहीं कर रही, तो जब कंडक्टर इधर आएगा तो इसमें से 3 लाइंस पास करेंगी, यानी जैसे जैसे कंडक्टर इधर को आ रहा है फ्लक्स चेंज होगा। और हमें पता है फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो जब कंडक्टर पोजीशन 2 पर पहुंचा तो उसका यहाँ से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये x2 आ गया। तो अगर ये डिस्टेंस x2 है, इसमें से हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमें पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के दरमियान में डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा जो ट्रेवल किया है इस रॉड ने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जाने में कितनी देर में, डेल्टा टी टाइम में। तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। और ये डेल्टा एक्स हमारे पास क्या होगा, ये होगा x2 माइनस x1। और जब कंडक्टर यहाँ से मूव करके इधर आएगा तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इधर करंट इंड्यूस हो जाएगा और ये गैल्वेनोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा और हमें पता लग जाएगा कि इस लूप में करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब हमने ये पता करना है कि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो फर्ज कर लें कि हम इस कंडक्टर पर जब इसको यहाँ से इधर को लेके आते हैं तो इस पर फोर्स हम जो लगाते हैं वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो ये वो फोर्स है जो हमने लगाई है। अब इस फोर्स से हमने ये पता करना है कि इस कंडक्टर में करंट किधर को फ्लो करेगा। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी आपको फोर्स की डायरेक्शन पता हो, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो और आपने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे। इसमें ये फर्स्ट फिंगर हमारी जो है ये फील्ड की डायरेक्शन में होगी, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन बताएगी और थंब हम उधर को करेंगे जिधर को हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इस रॉड पर हम टुवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहे हैं, थंब हमारा आ जाएगा टुवर्ड्स राइट, फील्ड की तरफ ये फिंगर जाएगी इनटू द पेज। तो अब मेरी ये सेकंड फिंगर जो है ये ऊपर की तरफ है, यानी कि इस रॉड में जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास ऊपर को आ जाएगी और ये डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से फाइंड की है। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। तो रॉड ने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया डेल्टा टी टाइम में वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स, ये भी आपको बताया, और ये होगा x2 माइनस x1। तो यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1। अगर रॉड यहाँ से यहाँ आई है, उसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रॉड की वेलोसिटी भी होगी और वेलोसिटी का रिलेशन हमारे पास होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास उस रॉड की जो वेलोसिटी है उसको v से अगर रिप्रेजेंट कर लूँ तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है डेल्टा एक्स और डिवाइड में हमारे पास टाइम जो है वो डेल्टा टी आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह लें। अब चूंकि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी और जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी उसका रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो हमारे पास होगा ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, साथ में साइन थीटा भी था, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 है तो वी बी एल साइन थीटा में थीटा 90 हो जाएगा। तो साइन 91 होने से हमारे पास ईएमएफ जो है वो माइनस वी बी एल आ जाएगी। तो इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1।
इक्वेशन 2 में से वेलोसिटी का जो रिलेशन है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यही रिलेशन आ जाएगा, EMF इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस v की जगह आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो यहाँ मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और साथ में हमारे पास ये b मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर l वैसे ही आ जाएगा। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 3। अब जब रॉड जो है उसने मूव किया थ्रू डिस्टेंस डेल्टा एक्स, तो इससे क्या हुआ होगा जरा गौर करें। पहले हमारे पास लूप ये था, यानी अगर मैं इस लूप का एरिया निकालूं तो मेरे पास ये रेक्टेंगुलर लूप है, तो इसका मेरे पास जो एरिया आ जाएगा इस पोजीशन 1 पर मौजूद होने की वजह से उसको मैं A1 कह देता हूं, एरिया ऑफ दिस लूप। ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट, तो यहाँ बेस हमारे पास ये है x1 और लेंथ हमारे पास है, यानी हाइट हमारे पास है कैपिटल L, तो ये इस लूप का एरिया आ जाएगा। जब हम रॉड को यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो L तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये x1 बढ़ के x2 हो गया है, तो हाइट नहीं चेंज हुई रेक्टेंगल की, लेकिन बेस चेंज हो गई है। तो इस बेस के चेंज होने से एरिया भी चेंज हो जाएगा लूप का, और एरिया हमारे पास अब आ जाएगा A2 इज इक्वल टू x2 इंटू L। यहाँ से अगर हमने ये पता करना है कि एक्चुअली लूप के एरिया में चेंज कितना है, तो पहले एरिया ये था, बाद में एरिया ये हो गया, ये बड़े वाला एरिया, बड़ी रेक्टेंगल। तो जो चेंज इन एरिया आया है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास यहाँ से लेकर ये वाला है, यानी ये हमारे पास डेल्टा ए वाला पोर्शन है। तो डेल्टा ए किसके इक्वल होगा, डेल्टा ए इक्वल आ जाएगा, डेल्टा ए के लिए हाइट एल होगी लेकिन बेस डेल्टा एक्स हो जाएगी, तो मैं बेस की जगह यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख दूंगा और साथ में हमारे पास ये एल हाइट आ जाएगी। तो ये वाला रिलेशन जो है ये हम इन दो रिलेशंस को माइनस करने से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल एरिया ऑफ लूप है और ये इनिशियल एरिया है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी हम फाइंड कर लें डेल्टा ए, तो वो इक्वल होगा x2l माइनस x1l, इन दोनों में से l को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा l कॉमन ले लिया और बाकी बच जाएगा x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 किसके इक्वल है, डेल्टा x के इक्वल है, लिहाजा हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चेंज इन एरिया हमारे पास कितना आया, वो हमारे पास आ गया डेल्टा ए, जो कि इस रॉड के यहाँ से यहाँ तक जाने में आया है। अब यहाँ पे ये डेल्टा x है इस इक्वेशन में और ये l है, यानी हम डेल्टा x l की जगह पे डेल्टा a को पुट कर सकते हैं। तो अगर हम जो है वो इक्वेशन 3 में डेल्टा x l की जगह पे डेल्टा a पुट कर दें तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन 3 है ये आ जाएगी, EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स और एल को इकट्ठे करके डेल्टा ए लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए और साथ में हमारे पास ये बी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास ये डेल्टा टी आ जाएगा। अब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था जो हमारे पास था बी डॉट ए, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, और थीटा एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो अगर इस रिलेशन को हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। इस केस में हम लूप के वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल ये वाला ढूंढ लेते हैं। तो लूप हमारे पास ये है, और आपको पता है लूप का जो एरिया है वो नॉर्मल होता है, प्लेन का जो एरिया होता है वेक्टर एरिया वो नॉर्मल होता है। तो इस लूप का जो वेक्टर एरिया है वो भी इनटू द पेज ले लो, मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द पेज है, तो हमारे पास ये एंगल थीटा जो है ये 0 आ जाएगा। तो इस एंगल थीटा के 0 होने की वजह से cos 0 1 हो जाएगा और हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा BA। अब यहाँ पे थीटा तो है 0
और फ्लक्स हमारे पास आया है BA। अगर फ्लक्स को चेंज करवाया है हमने यहाँ पर, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ होगा, और आपको पता है हमने कहीं भी ये बात नहीं की कि मैग्नेटिक फील्ड हमने चेंज किया है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इनटू द पेज। चेंज हमने क्या किया है? चेंज हमने लूप का एरिया किया है। तो फ्लक्स में चेंज या तो बी में चेंज की वजह से आ सकता है या ए में चेंज की वजह से आ सकता है। इस केस में जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो चेंज इन एरिया की वजह से आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास इस केस में जो चेंज इन फ्लक्स आएगा यानी डेल्टा फाई होगा वो बी डेल्टा ए के इक्वल होगा। एरिया चेंज हुआ, फ्लक्स भी चेंज हो गया। तो ये हमें बी डेल्टा ए नज़र आ रहा है इस इक्वेशन में। हम वहाँ पे जाके ये डेल्टा फाई को पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कह लेते हैं इक्वेशन 4 और इस इक्वेशन को हम कह लेते हैं इक्वेशन 5। तो अगर हम इक्वेशन 5 को पुट कर दें इक्वेशन 4 में, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, तो हमारे पास इक्वेशन 4 क्या आ जाएगी? इक्वेशन 4 हमारे पास होगी EMF इज इक्वल टू माइनस साइन ये बी डेल्टा ए की जगह डेल्टा फाई आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी। और ये मैंने आपको बताया था डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हमारे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है विद टाइम, और ये साथ में माइनस साइन है। अब यहाँ तो एक लूप की बात हो रही है। अगर हम बात कर लें फॉर एन लूप्स, फॉर एन लूप्स के हमारे पास जो कॉइल है उसके लूप्स की तादाद जो है वो n हो जाए, तो लूप्स की तादाद n होने से क्या होगा? अगर एक लूप में इतनी EMF इंड्यूस हो रही है तो 10 लूप्स में कितनी होगी? हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 20 में कितनी होगी? 20 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो n लूप्स के लिए हमारे पास ये EMF जो है वो क्या आ जाएगी? जितनी लूप्स की तादाद है उसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इस केस में हमारे पास EMF आ जाएगी माइनस n मल्टीप्लाई बाई डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यानी कि हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम को नंबर ऑफ लूप्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास इंड्यूस EMF आ जाएगी। और यही हमने फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी थी, EMF इंड्यूस इन ए कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ n टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। तो यहाँ से ये माइनस साइन जो है ये अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ है, और ये माइनस साइन जो है ये हमें ये बताता है कि इंड्यूस EMF जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है। इसको हम लेंजेज लॉ में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लूप्स के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतनी ज़्यादा EMF इंड्यूस होगी। या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से इंड्यूस EMF जो है वो इंड्यूस EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा टाइम के लिहाज से उतनी ज़्यादा EMF इंड्यूस होगी। और फ्लक्स में चेंज ज़्यादा कब आएगा? जब कह लें हम इस कंडक्टर को तेज़ी के साथ मूव करवाएंगे, तेज़ी के साथ मूव करवाएंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और हमने यही सीखा था कि वेलोसिटी के बढ़ने से EMF जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और नंबर ऑफ लूप्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये माइनस साइन जो है ये अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ होगा।